हमारे जैसे मीडिया की आवश्यकता क्यों प्रतीत हो रही है? आप हमारे दर्शकों से क्या शेयर करना चाहेंगे, प्रकाश जी? देखिए आशुतोष जी, ऐसा है। एक तो मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आशुतोष पाठक ये ऐसा पत्रकार है जिसके साथ में पिछले साल भर से मैं जुड़ा, और मैंने देखा कि इस आदमी का लोहा मैंने जब जान लिया, तब मैंने जाकर ये डेयरिंग करने की जरूरत की कि ये डिजिटल मीडिया में भी एंटर करे। क्योंकि ऐसा है कि जो देश की हालत है फिलहाल, वो किससे छुपी नहीं है। जितना भी मीडिया है, जितना भी डिजिटल मीडिया है, सारा गोदी मीडिया हो चुका है, जिसको नाम दिया गया है। अब ये ऐसे गोदी मीडिया में मैं तभी जा सकता हूं कि जब ये चलाने वाला जो आदमी है, या इसको क्या बोलेंगे, इसको टेक्निकली इसको बैकअप देने वाला जो आदमी है, वो किसी के गोद में जाकर नहीं है। जिस दिन मुझे दिखा, जिस दिन मुझे ये विश्वास हुआ कि आशुतोष पाठक ये वो मोहरा है, या वो आदमी है कि जो जिसको कोई खरीद नहीं सकता, जिसकी कोई खरीद। तो इसलिए फिर मैं सोचा कि अभी ये डिजिटल मीडिया में जाना जरूरी है, और जा सकते हैं, डेयरिंग भी जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं करीब 2-3 साल से तो मैंने कोई चैनल देखा नहीं है, जो भी गोदी मीडिया के चैनल है ना। तो मैं तो एक्चुअली एक न्यूज़पेपर का एडिटर हूँ, उसके बाद ओनर हूँ, एडिटर हूँ। उसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 साल से तो मैं कोई ये जो चैनल है ना, वो कभी देखे नहीं। यानी जाता हूँ, सर्फिंग करता हूँ, देखता हूँ, और सब पे जब मैं देखता हूँ कि ये एजेंडा चल रहा है, ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये क्या देखना है, छोड़ो इसको। तो मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ, और कोई ये खादा जिसके अंदर कोई प्रोग्राम चालू रहता है, वैसा वो देखते रहता हूँ। लेकिन बड़ा दुखी होता पिछले 2-3 सालों से कि क्या हो गया हमारे देश के मीडिया को, जिसको हम कहते थे कि ये जो हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर है, तो ये 4 पिलर ये पैरेलल है एक में, ये कोई किसी के साथ में नहीं है। जैसे जुडिशियरी जो है ये स्वतंत्र पिलर है, मीडिया जो है स्वतंत्र पिलर है। तो और मीडिया ये कोई जुडिशियरी के अंडर में नहीं है, तो पैरेलल है। और जितनी जवाबदारी जुडिशियरी की है, उतनी ही जवाबदारी हमारी मीडिया की भी है, चाहे फिर वो डिजिटल हो या प्रिंट हो। लेकिन जिस तरीके से हालत मैंने देखी है ये पिछले 2-3 सालों में पर्टिकुलर, या ऐसा समझिए कि 2014 के बाद में मैंने जो तब्दीलियां इसके अंदर देखी, जिस तरीके से ये सारा का सारा बिक गया है। कोई न्यूज दिखती नहीं है, कोई जो तो इसके पहले तो कितने डिबेट होते, कोई अगर सरकार की कोई गलत ये है तो धज्जियां उड़ाई जाती थी सरकार की। विदिन 2014 के बाद में, 15 के बाद में ये सारी की सारी चीजें धज्जियां उड़ाना बंद हो गए, बातचीत करना बंद हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है ये तो मीडिया को कभी आज तक के नहीं, तो ऐसा है कि साल में कम से कम 2-4-6 बार पर्टिकुलरली विदेश में जब जाते हैं तब, और विदेश से वापस आने के बाद में ये जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है या राष्ट्रपति है, इनको ये मीडिया के सामने आना ही पड़ता है कि भाई हम क्यों जा रहे हैं, या जाने के बाद हमने क्या क्या किया। लेकिन अब 2014 के बाद में तो ये सारा का सारा जो है, इन्होंने ये सारा चीज समझ बंद कर दिया। क्योंकि ये ऐसा बोलते हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझते। क्यों नहीं? क्योंकि इनको एक भी पता है कि मीडिया के सामने जाने का मतलब ये है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का मतलब ये है कि यू शुड बी प्रिपेयर, यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी क्वेश्चन हूसोएवर आस्क। और इनका तो बिल्कुल ये प्रिपेयर है नहीं। मैं तो खुद समझता हूँ कि मोदी जी जो है ये एजेंडा से चलते हैं, इनको भी एक दिया जाए। जिस तरीके से अन्ना हजारे को मैंने एक जमाने में ये सपोर्ट किया था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो मुझे दिखा कि अन्ना हजारे इज नथिंग बट अ टेप रिकॉर्डर। इनमें जो कैसेट डालेंगे बस वो बचती है, इनको खुद की अकल कुछ। तो उसी तरीके से हमारे देश के कई जो सूरमा है वो उसी तरीके से चल रहे हैं। इनको तो इनके आका जो भी डायरेक्शन देते हैं या जो भी स्क्रिप्ट लिख के देते हैं, उसके ऊपर ये लोग चलते रहते हैं। तो अभी ऐसे इसके अंदर सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर डेमोक्रेसी को बचाने की है तो ये मीडिया की है। और अभी जो
जो भी एरा है डिजिटल का, क्योंकि प्रिंट का तो इन लोगों ने क्या कर दिया है आपको भी पता है। 2-3 साल के अंदर जो कोरोना काल के अंदर लोगों की आदतें बदल गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी रेलवे स्टेशन थे, रेलवे स्टेशन के ऊपर इसके पहले बुक स्टॉल्स लगे रहते थे। आज अभी आप जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन के ऊपर, आपको कोई बुक स्टॉल नहीं, सारे के सारे बुक स्टॉल लोगों ने बंद करवा दिए। कोई अखबार नहीं मिलता है आपको, कोई मैगजीन नहीं मिलता है। पढ़ने की आदतें लोगों की खत्म करवा दी है, क्योंकि ये 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से सारा हुआ तो सॉरी, तो वो हिसाब से ये सारी आदतें चेंज हो गई लोगों की, और लोग प्रिंट के जगह पे डिजिटल में यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आ गए हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो जो देती है, बताती है, चलाती है, बस वही लोगों को ये लगता है। तो अभी अगर डेमोक्रेसी बचाने की जिम्मेवारी किसकी है, तो सिर्फ प्रिंट मीडिया की, प्लस इस तरीके से जो नए चैनल्स खुल रहे हैं, ये इस तरीके से अशोक पाठक के जैसे, हमारे जैसे, अशोक वानखेड़े के जैसे कुछ गिने गिने चुने पत्रकार है, कई चैनल्स है, अभी कई पोर्टल चला रहे हैं लोग बेचारे। तो ऐसे कुछ पोर्टल्स है, हमारे कुछ साथी है हमारे इस चैनल। तो ये सारे साथियों की ये सारी अभी जिम्मेवारी है, और इसीलिए हम लोगों ने ये चैनल खोले हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3। मराठी में उन्नति है, हिंदी में प्रकाश है, और इंटरनेशनल के हिसाब से सारी जो भी खबरें देनी है वो इंग्लिश के लिए QI है। तो ये हम ऐसा समझते हैं जरूर से कि जिस तरीके से बेबाक अंदाज में हम लोग अभी तक के हमारा अखबार देशोन्नति 1984 से चला रहे हैं आज, तो अभी 84 से यानी 26 और 20 समझ सकते हैं आप, सॉरी 16 और 20, इस तरीके से पिछले 37 ईयर से हम लोग ये सब चला रहे हैं। और देशोन्नति की एक अपनी पहचान है। देश का सबसे महंगा अखबार है, 6 रुपए में बिकता है, और किसी भी पार्टी के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है और कोई प्रेम भी नहीं है। जो है, और हम लोग अगर साथ में है तो सत्य के साथ में है, यानी सत्य के साथ में, यानी पाठकों के साथ में है, यानी जनता के साथ। ये मैं बताना चाहता हूँ। प्रकाश जी, हमारे कुछ दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि 2.5 साल का जो पाप हुआ है पूरी दुनिया में, जिसको लेके हम लोगों ने काफी अभियान चलाया, लोगों को जागृत किया, लोगों में जागृति गई, और सबसे बड़ी बात ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया के सो कॉल्ड नैरेटिव के बाद हमारे दर्शकों ने हम पर भरोसा किया। जिन बातों को हम उनके सामने रख रहे थे, वैज्ञानिकों के सहारे, साइंटिस्टों के सहारे, डॉक्टर्स के सहारे, रिसर्चर के सहारे, दर्शकों ने उसे सर माथे पर लिया और उन्हें यकीन हो गया कि ये किसी भी सूरत में जो हम लोग बात कह रहे हैं, उठा रहे हैं, वो पूरी तरह से सच है। लेकिन इसका खामियाजा हमें उठाना पड़ा। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो यूट्यूब चैनल्स थे उसको उन्होंने टेक डाउन। आ रही आवाज। तो प्रकाश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आज ही प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि किसानों के लिए दीपावली का गिफ्ट दिया, और मैं जानता हूं आपको, ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये जो 2.5 साल का पाप हुआ है वो खाली हेल्थ सेक्टर के लिए नहीं था। ये भारत की बर्बादी का स्क्रिप्ट लिखा गया, और इसमें वो देश भी शामिल थे जो बर्बाद हुए। वहां भी अमेरिका में भी बर्बादी हुई, जर्मनी में भी हुई, यूरोप के बहुत सब देशों में हुई, इंग्लैंड में, पूरी दुनिया में हुई। लेकिन कुछ गैंग ने किया इस बर्बादी का। पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, और एक पूरा समूह था, एक गैंग था जो इस बर्बादी का स्क्रिप्ट लिख रहा था। आज उसी का स्क्रिप्ट उन्होंने भारत की किसानी में भी लिखा है। मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, किसानों के लिए आपने बहुत जबरदस्त काम किया है। ये जो आज प्रधानमंत्री जी ने जो गिफ्ट दिया है कि सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपए पहुंच जाएंगे, क्या हमारे किसान ये 2,000 रुपए, 6,000 रुपए के खैरात से उनका काम चल जाएगा? मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री को एक शर्म लगनी चाहिए इस बात की कि लोगों को 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, जो ये देश का अन्नदाता है,
उस अन्नदाता को ये 2,000 रुपए की खैरात में समझ खैरात बांट रहे हैं। अरे इससे तो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर अच्छा है, वो कितना पैसा बांटता है, पंतप्रधान जी को बोलो कि वो देखे कितना देते हैं। तो 2,000 रुपए दे के ये कोई बहुत बड़ी खिलाफत बांट रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा लगता है। और किसानों को मैं ये बोलूंगा कि जिनके भी अकाउंट में 2,000 रुपए आए हैं, जाकर वो 2,000 रुपए वापिस दे प्राइम मिनिस्टर को, ये अपने तरफ से उनको खैरात में दे दे इसी तरीके से, क्योंकि तब जाकर ये प्राइम मिनिस्टर के जो है ना आंखें खुलेंगी। और ये जिस तरीके से ये ला रहे थे कि मैं दिवाली की गिफ्ट दे रहा हूँ, बांट रहा हूँ, तो ये बहुत दुर्दैवी की बात है। देखो भाई अशोक, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वो किसान है कि जो जाकर बैंकों में डिपॉजिट रखता था। दिवाली अभी आ रही है, तो इसी दिवाली के समय पर 1975 के पहले ये बैंकों की जो मैनेजर है ना, ये मैनेजर भीख मांगने जाते थे किसानों के पास कि माए बाप हमको डिपॉजिट दे दो, माए बाप हमको डिपॉजिट दे दो। तो ये वही किसान है कि जो डिपॉजिट रखते थे बैंकों के अंदर, ये बैंकों के मैनेजर जाते थे और उनसे भीख मांगते थे, और ये किसान जो है वो उनको देता था। लेकिन 75 के बाद में जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हरित क्रांति के नाम पर एक क्रांति फैलाई गई, तो उसके कारण ये हुआ कि किसानों का जो एक क्या बोलते उसको ये मुनाफे की जो खेती थी, वो मुनाफे की खेती खत्म होकर इनकी सारी की सारी जो है ये कर्जे में डूबने वाली खेती वो तैयार हो गई। और जो डिपॉजिट रखने वाला किसान था वो बैंकों से कर्जा लेने लगा, और उसके बाद के साल में वो बोलता है कि मेरा कर्जा जो है माफ कर। तो इतनी जो दुर्गति हुई है, हालांकि क्या बोलते उसको मनमोहन सिंह जी ने 2007 के अंदर मुझे बुलाया था दिल्ली के अंदर। 2001 से मैं लिख रहा था इसके बारे में, लगातार लिख रहा था कि किसानों की किस तरीके से आत्महत्या हो रही है। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने मुझे 2007 में बुलाया, बोले कि इसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। 40 मिनट का मुझे समय दिया गया। 40 मिनट के समय को उन्होंने 2 घंटा 40 मिनट एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद में सारी दलीलें मेरी सुनी, और दलीलें सुनने के बाद में उन्होंने 72,000 करोड़ रुपीस का लोन व्यवहार किसानों का करवाया। लेकिन उसके बाद में भी मुझे ध्यान में आ गया कि ये लोन व्यवहार वगैरह ये फालतू बातें हैं, क्योंकि लोन व्यवहार होने के बाद में पैसा जो है वो बैंकों के अकाउंट में जाता है, किसान के अकाउंट में नहीं जाता है। तो इसलिए लोन व्यवहार ये तो कोई इसका समस्या का समाधान नहीं है। किसान के उपज को सही कीमत मिलना यही एक्चुअली एक समाधान है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी कुछ करेंगे, लेकिन मोदी जी ने तो किसानों को कांग्रेस से भी ज्यादा बदतर हालत में पहुंचा दिया है, इतना मैं बोलूंगा।